नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, उत्तरकाशी में धराली गांव में बादल फटने की वजह से अब तक 12 लोगों की मौत की आशंका है। कई लोगों के बहने की भी खबर है। कई होटल्स और घर मलबे की चपेट में आए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की टीमें लगी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे दोपहर 1:45 पर एक बड़ी घटना हुई। क्लाउड बर्स्ट होने के चलते पूरे इलाके में पानी और मलबा फैल गया। अब खबर आ रही है कि मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं। धराली गांव से बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यह है कि 12 लोगों के मारे जाने की आशंका है। 60 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की खबर आ रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दोपहर 1:45 पर बादल फटता है और 34 सेकंड के भीतर ही पूरा का पूरा धराली गांव पानी के नीचे जमींदोज हो जाता है। मलबा और पानी, लाखों करोड़ों जो गैलन पानी आता है, मलबा आता है और पूरा का पूरा धराली गांव, तस्वीरों में देखिए किस तरह से महज 34 सेकंड के भीतर यह पूरा का पूरा रिहायशी इलाका तबाह बर्बाद हो जाता है। कुदरत का कहर है। देखिए किस तरह से पूरा का पूरा धराली गांव का इलाका पानी की जद में आ जाता है। वहां पर बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट थे और खबर यह है कि बहुत सारे टूरिस्ट उस इलाके में थे। हिमालयन रेंज का इलाका है, गंगोत्री से करीब 10 किलोमीटर नीचे ये इलाका पड़ता है जहां पर यह भारी तबाही मची है। और अपडेट ये मिल रहा है कि सुखी टाप, हर्षिल और इस गांव में, धराली गांव में बादल फटे हैं। 3 जगह बादल फटने की खबर आ रही है। तबाही भयंकर है, भीषण है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से महज 34 सेकंड के भीतर पूरा का पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो जाता है। ये तस्वीरें दिखाइए पीसीआर, वो तस्वीरें भी जिसमें हम अलग अलग तस्वीरों के जरिए दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर ये बादल कैसे फटा है। ये देखिए, जिस वक्त बादल फटा वहां पर किस तरह से लोग जान बचाने के लिए भागे। ऊपर पानी का सैलाब दिखाई दे रहा है, नीचे रेंगते लोग दिखाई दे रहे हो। देखिए अभी लोग खुद को बचा भी नहीं पाए थे, वहां से इलाके से भाग भी नहीं पाए थे, लेकिन तभी महज 34 सेकंड के भीतर पानी उस इलाके में दाखिल होता है और पूरा का पूरा इलाका जमींदोज हो जाता है। 6 तस्वीरों के जरिए इस तबाही को समझिएगा। पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से क्लाउड बर्स्ट होने के बाद पूरा का पूरा इलाका कीचड़ और पानी की जद में आता है। एक शख्स नीचे की तस्वीर में आप देख सकते हैं खुद को बचाता दिखाई दे रहा है, भागता हुआ खुद को बचाता है, लेकिन पूरा का पूरा जो धराली गांव है वो तबाह और बर्बाद हो चुका है। इस इलाके में कोई ऐसा घर नहीं बचा, कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जो पानी की और कीचड़ की जद में, चपेट में नहीं है। दोपहर 1:45 पर बादल फटने की वजह से धराली गांव में एक बड़ी तबाही देखने को मिली है। धराली, अवाना और हर्षिल, ये 3 इलाके हैं जहां पर बादल फटा है। पहली तस्वीर धराली गांव की जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। दूसरी तस्वीर अवाना की, यहां भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है और यहां भी हजारों, लाखों, करोड़ों गैलन पानी और कीचड़ रिहायशी इलाकों में मैदान की तरफ आया है। दूसरी तस्वीर हम आपकी हर्षिल की दिखा रहे हैं जहां पर राजपूताना राइफल्स की ब्रिगेड वहां पर तैनात की गई थी। उस इलाके में बादल फटा और वहां पर भी तस्वीरें हृदय विदारक है, डराने वाली है। तबाही का मंजर देखिए, तबाही की ये 3 तस्वीरें, तबाही की 3 परिभाषाएं, तबाही का 3 व्याकरण और विशेषण देखिए किस तरह से पूरा इलाका इस वक्त जलमग्न हो चुका है। और बीते 1 हफ्ते से लगातार वहां बारिश हो रही है। लगातार मौसम विभाग वहां पर ताकीद कर रहा था, लगातार येलो अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया गया था। बावजूद इसके उस इलाके में यात्रियों को कैसे जाने दिया गया, टूरिस्ट वहां पर कैसे पहुंचे, और अगर इलाके में लगातार बारिश हो रही थी तो वहां से इवैक्यूएशन क्यों नहीं कराया गया, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री भी उनके संपर्क में। अमित शाह ने भी तमाम सांसदों और विधायकों से बात की है और उन्हें कहा है कि हर मुमकिन मदद इलाके में पहुंचाई जाएगी ताकि वहां पर जल्द से जल्द वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके। और राजीव स्वरूप, गढ़वाल के आईजी, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो सूचना मिली है करीबन दोपहर 1:30-2 के लगभग में हमें ये सूचना मिली थी। तत्कालिक रूप से समस्त हमने ज़िले का फोर्स जो है उसको एक्टिवेट किया और मौके पर अभी एसएसपी उत्तरकाशी जा रही हैं और वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। वहाँ पे एक लोकल हमारी आईटीबीपी की का भी यूनिट है, वो भी वहाँ पे चली गई है। प्लस जो हमारा हर्षिल थाने का फोर्स है और आर्मी के साथ में वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और जैसा अभी पता चला है कि प्रॉपर्टी का तो डैमेज है ही, और कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं अभी इसकी एग्जैक्ट संख्या हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारा भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है और हम आपको जैसा ही होगा हम आपको अपडेट करेंगे। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप राजीव स्वरूप को सुन रहे थे। आज ही गढ़वाल रेंज के हैं
उन्होंने बताया कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह से वहां पर हालात अभी लगातार खराब हो रहे हैं। एनडीआरएफ का कहना है कि लगातार इलाके में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल है। वहां पर चिनूक MI-17 हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया गया है, लेकिन मुश्किल यह है कि बारिश के चलते वहां पर विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। ऐसे में MI-17 हेलीकॉप्टर का जो एवॉक सिस्टम है, उनका जो नेविगेशन है वो काम नहीं करता तेज बारिश में। साथ ही साथ एनडीआरएफ ये भी कह रही है कि रात को वहां पर तापमान बहुत नीचे गिर जाता है, -1 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है। मुख्य सचिव RK सुधांशु क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं जल्दी से। ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि क्लाउड बर्स्ट की समस्या है, क्लाउड बर्स्ट की संभावना व्यक्त की जा रही है। जिलाधिकारी और SP मौके पे वहाँ जा रहे हैं और जैसे ही वहाँ जाएंगे वहाँ का आकलन करके तब हम उस तरह से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह भी बताना चाहूँगा कि इस संबंध में SDRF और NDRF की टीम है और भी हम यहाँ अभी इसलिए आपदा कंट्रोल में भी हम ये हैं कि जिस तरह की ज़रूरत होगी हम उस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अभी कैजुअलिटी की छिटपुट मतलब सूचना आई है, लेकिन जैसे ही प्रॉपर सूचना आ जाएगी उसके बाद हम यथोचित कार्रवाई। और देखिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है इस पूरी घटना के विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए। स्वागत कीजिए कमल धुर्वे, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हैं SDRF भोपाल के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा SDRF के अलावा मेरे साथ त्रिलोक चंद जुड़े हैं, पर्यावरणविद हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ ये मसला और मसाइल है जिसकी वजह से ये घटना घटी है। ममता नागर जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, पर्यावरणविद है। ममता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर विभूति राय ये भी पर्यावरणविद है, ये भी कुछ वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इन तमाम लोगों से, तमाम एक्सपर्ट से हम बात करेंगे और समझेंगे कि जो घटना घटी है आखिर चूक कहां पर हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन अगर चलाया जाएगा तो कितनी मुश्किलें आएंगी। सबसे पहले मैं त्रिलोक जी के पास जाता हूं। त्रिलोक जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जिस इलाके में यह घटना घटी है बहुत मैसिव डेंस इलाका है, फॉरेस्ट का इलाका है, पहाड़ियां हैं और वहां पर जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा नीचे वो वैली है जहां पर ये बादल फटा है, जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। ऐसे में जो वहां पर SDRF NDRF की टीमें चल रही हैं वहां पर इवैक्यूएशन में और राहत बचाव करने में कितनी मुश्किल आएगी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। निश्चित तरीके से ये बहुत बड़ी दुखद घटना है कि हमारे जो है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो धराली गांव है वहां पर बादल फटा है और उसे पता नहीं कितना जनधन की हानि, इसका आकलन करना भी नामुमकिन है। आज जो पर्वतीय क्षेत्र हैं कि प्रकृति ने पहाड़ों को इस तरीके से बनाया हुआ है कि बिल्कुल खड़े पहाड़ बने हुए हैं और इधर भी पहाड़ हैं उधर भी पहाड़ है। होता क्या जी, जब नमी होती है तो बादल जब ऊपर उठते हैं, बादल ऊपर उठने के बाद जो है कि वो फैल नहीं पाते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है कि एक दूसरे से जो है कि कनेक्ट हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होते है कि बादलों से ऊपर से नीचे से जाना, ऊपर से बादलों का जमा होना और इस तेज वो इतनी अधिक मात्रा में हो जाती कि वो कह नहीं सकते कि कितनी तेज बारिश करते, फुहारे के साथ बारिश करते हैं। जब बारिश होती है तो निश्चित तरीके से जो है कि जो हमारे पर्वतीय ढलान की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं टूटते हैं और टूटे क्योंकि पर्वतों में जो होते हैं जो लोग बसे हैं, क्योंकि बनावटी इस तरीके से है तो उन लोगों की भी मजबूरी है वो कहाँ जाए, जहाँ पर उन्हें जगह मिली है, हमारे पूर्वज जहाँ पर उनको जगह वो वहां पर बसे हैं और वहां पर बसने के कारण जो है कि उन्होंने आबादी की है, धीरे धीरे वो आबादी फैल गई है। और आज जो बहुत बड़ा जो है कि घटना घटित हुई है, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है कि एक तो जो है कि जो पेड़ पौधों का अनाधुन कटान हो रहा है, कहीं ना कहीं वो भी इसका जो है कि एक जो है कि यहाँ पर उदाहरण हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है कि जो हमारे डैम बन रहे हैं, हमारे जो सुरंगें बन रहे हैं और जो भूगर्भीय हलचलें हो रही हैं, इन कारणों से कहीं ना कहीं इन पर्वतीय अंचलों में जो है कि जो दरारें आ रही हैं और दरार आने के कारण क्या होता है कि जब ये मूसलाधार बारिश हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं उन दरारों में फंसती हो और फंसने के कारण वो टूट रहे हैं। और टूटे का कारण आप देख रहे हैं कि ताजा उदाहरण जो है कि अभी जो है कि उत्तरकाशी का जो कि धराली गांव का है, न जाने किस तरीके ये असली जिंदगी हम पर्वतीय क्षेत्रों के रहने वालों लोगों की है। हम कैसे इस बरसात में अपना जीवन यापन करते हैं ये तो हम भगवान भरोसे जीते हैं। मैं खुद पहाड़ों का रहने वाला हूँ, मैं चमोली जनपद का रहने वाला हूँ, हम भी पर्वतीय अंचलों में रहते हैं तो बड़ा तुस्सार हो जाता है। यहाँ तक कि गधेरे ये ऐसे इस तरीके के होते हैं कि एक स्थान से दूसरा स्थान जाने में हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना है, बीच में गधेरा उफान चढ़ जाता तो हमारे तो जो आर पार जाने वाले रास्ते भी वो भी बहुत दिक्कत होती। तो निश्चित तरीके से मैंने प्रशासन को भी एक सुझाव दिया था कि जो ऐसे स्थान हैं इन स्थानों को बारिश के सीजन से कम 2-3 महीने जो है कि इसको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने के बाद ऐसे स्थानों में
जो स्थानीय हमारे आपदा प्रबंध टीम है, हमारे जो ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत जी हैं, हमारे जो यहाँ पर पटवारी जी हैं, इन लोगों को ऐसे स्थानों को चिन्हित कर देना चाहिए और चिन्हित करने के बाद शासन को रिपोर्ट देनी चाहिए। शासन जो है कि जैसे बरसात आती तो या तो इन लोगों को दूसरे जगह जो कि ऐसे आपदा के समय में बसाना चाहिए, ठीक है त्रिलोक जी, मैं वहां पे चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। मेरे साथ कमल दुर्वे जी है, मैं आता हूं त्रिलोक जी आपके पास आता हूं। कमल दुर्वे साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हम लगातार वो इलाके और तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से धराली गांव में ये क्लाउड बस्ट हुआ है और वहां पर कम से कम 1000-1200 लोगों की आबादी इस वक्त मौजूद थी जब यह हादसा हुआ। दोपहर 1:45 पर क्लाउड बस्ट हुआ है और खबर हमें मिल रही है, जो हमारे नेटिव स्टेशन है वहां से खबर आ रही है कि सुखी टॉप एक इलाका है, हर्षिल एक इलाका है, धराली एक इलाका, जहां पर क्लाउड बस्ट होने की एक से ज्यादा की खबरें आ रही है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कमल जी कि ऐसे सिचुएशंस में जब आप अपने हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं कर सकते, आप इवैक्यूएशन नहीं कर सकते, आप एयरलिफ्ट नहीं कर सकते, ऐसे में कितना खतरनाक हो जाता है इन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना। कमल जी, सबसे पहले तो आज जो घटना घटी है उसके लिए उसके प्रभावितों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है जी कि जो भी प्रभावित हुए हैं, जो भी प्रभावित परिवार हैं, उनको शासन प्रशासन की सहायता जल्द से जल्द प्राप्त हो। जी और जैसा कि आपने पूछा है कि इन परिस्थितियों में क्या करते हैं, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, कितना मुश्किल है तो मेरा रेस्क्यू तो कमल जी? रेस्क्यू कार्य के संबंध में हमारी जो टीम होती है, जैसे कि हमें कोई घटना है, जैसे आज जो घटना घटी है, तो उसकी सूचना जैसे ही प्राप्त होती है तो हम तत्काल जो हमारी स्थानीय टीमें होती हैं उन्हें हम तत्काल घटना स्थल पर रवाना करते हैं और वो टीमें जो है हमारी जो सबसे पहले पहुंचती हैं वो घटना स्थल का मुआवजा करती हैं और मुआवजा करने के बाद वो ये बताते हैं कि उनके द्वारा ये रेस्क्यू कार्य किया जा सकेगा या प्रभावितों की संख्या कितनी ज्यादा है या फिर उनको अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। उसके आधार पर फिर हम उन्हें एडिशनल सपोर्ट हेडक्वार्टर लेवल से या आर्मी के स्तर से या एनडीआरएफ के स्तर से हम प्रोवाइड कराते हैं। जी ठीक है। ममता नागर जी मेरे साथ है। ममता जी, आप पर्यावरणविद हैं और आपसे मैं ये बेसिक समझना चाहूँगा कि किस तरह की वहाँ पर सिचुएशन हुई कि इतना हैवी क्लाउड बर्स्ट हुआ। दूसरी बात ये भी मैम जानना चाहूँगा आपसे कि वहाँ पर बीते कई हफ्तों से लगातार बारिश हो रही थी, इवैक्यूएशन प्रोसेस नहीं किया गया, टूरिस्ट को परमिशन दी गई, ये लापरवाही भी तो है। ठीक है, ममता जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको फटाफट अपडेट दे दूँ उन तमाम लोगों के लिए जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दोपहर 1:45 की घटना है, 50 से ज़्यादा लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है, 12 लोगों के मारे जाने की आशंका है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर डिप्लॉय कर दी गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हरसिल में राजपूताना राइफल की एक ब्रिगेड वहाँ पर थी जो लोगों को रेस्क्यू शुरुआती वक्त में उन्होंने किया है। और अभी जो अपडेट आ रहा है कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री, उन्होंने तमाम लोगों से बात की है, विधायकों सांसदों को इस बात का आश्वासन दिया है कि वहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा, जो भी संभव मदद है सरकार करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी पूरे मामले पर निगरानी रखे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी घटना पर दुख जताया है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि तमाम जो प्रोग्राम्स को रद्द करके मुख्यमंत्री धामी देहरादून पहुंच चुके हैं। वहां पर एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया है जहां से इस पूरी घटनाक्रम को मॉनिटर किया जा रहा है। हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है और धामी भी कह रहे हैं, सीएम साहब कह रहे हैं कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि लोगों को वहां पर जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। कुछ तस्वीरें फुल फ्रेम पीसीआर फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाइए। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की जहां पर यह पूरा क्लाउड बस्ट हुआ है। यहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरा का पूरा जो धराली गांव का इलाका है वो तबाह और बर्बाद हो चुका है, जमीन दोज हो चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम आपको भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पर घटनाक्रम हुआ। आंध्र प्रदेश के से देहरादून धामी पहुंच चुके हैं, सारे कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिए हैं। वहां पर मौके पर पहुंचे और बहुत मुमकिन है कि आपदा परिचालन केंद्र में पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री। वहां से तमाम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को वो मॉनिटर करेंगे। दराली गांव में क्या कुछ हुआ है, सुखी टॉप में क्या कुछ हुआ है, हर्षिल में क्या कुछ हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री बहुत करीब से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वहां पर अब उन्होंने सारा कार्यक्रम रद्द करने के बाद वो वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचने के बाद बहुत करीब से इस पूरी जो सिचुएशन है इसे मॉनिटर करेंगे।
ममता नागर जी हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं। ममता जी, मैं आपसे सवाल कर रहा था, आपको आवाज मेरी आ रही है? ममता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। ममता जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि वहां पर बीते कुछ हफ्ते से लगातार बारिश हो रही थी, इवैक्यूएशन नहीं हुआ, टूरिस्ट को जाने की परमिशन मिली। क्लाउड बर्स्ट किस सिचुएशन में होता है और वहां पर जो स्थितियां बनी हैं, इसमें पर्यावरण की कितनी भूमिका थी? कुदरत का जो कहर बरपा है उसके पीछे की वजह क्या है? ममता जी। देखिए, अगर मैं बात करूं आपदा की और उत्तराखंड की, तो शुरू से ही आपदा और उत्तराखंड का बहुत गहरा संबंध रहा है। चाहे आप 2013 के केदारनाथ आपदा ले लीजिए, आप 2018 के आपदा ले लीजिए, आप 2025 के आपदा ले लीजिए। हम पहाड़ियों के लिए इस जगह पर अपने आप का अपना सामंजस्य बिठा करके रहना, भारी मूसलाधार बारिश में भी अपने दिनचर्या को रेगुलेट करके रखना, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है और हर साल चैलेंजिंग होता है। पर कहीं ना कहीं देखिए, हम डेवलपमेंट को भी जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जब हमने डेवलपमेंट किया, हमने पेड़ काटे, डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो गया। उसके साथ साथ कई कई मकान बनाए हैं, कई कई मल्टीप्लेक्स स्टोरीज बनाई हैं, और बहुत ही नदियों गदेरों के आसपास हम लोगों ने जो है सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन किए हैं। कहते हैं ना कि माँ प्रकृति जो चीज सहन नहीं कर पाएगी, उस चीज को वो वापस आपको जरूर देगी। तो कहीं ना कहीं जब माँ प्रकृति का आए दिन छोटी मोटी आपदाओं के साथ में हम लोग को एक मैसेज मिलता है कि अभी भी समझ जाइए, कंस्ट्रक्शन ठीक है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी संदेश से आपको मिलता रहता है। जहां तक बात है पहाड़ों के, पहाड़ बहुत खूबसूरत होते हैं, घूमने के लिए अच्छे हैं, टूरिस्ट का पहला डेस्टिनेशन है। डॉक्टर भी आबो हवा चेंज करने के लिए कहते हैं कि आप पहाड़ों में जाइए, पहाड़ों में जाकर के रहिए। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। देवभूमि हमारा उत्तराखंड है, हम टूरिस्ट की बहुत अच्छी तरीके से जो है देखभाल करते हैं। किसी चीज में कोई पहाड़ी आपको पहले से पता है कि बहुत सीधे सरल स्वभाव के होते हैं, तो लेकिन हम आपदा के आगे हम भी लाचार हो जाते हैं। देखिए, डेवलपमेंट भी जरूरी है, सरकार को पैसा भी चाहिए, रोड कंस्ट्रक्शन भी चाहिए। अभी हम लोग दिल्ली से देहरादून तक की दूरी जो है हम 2 घंटे में अब मापने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट का कॉस्ट भी हम लोग को पे करना पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग कहीं ना कहीं इकोलॉजी और इकोनॉमी में बैलेंस बना करके चले। फॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, पहाड़ों की ब्यूटी को हम एज इट इज रखें, वहां अननेसेसरी हम लोग कंस्ट्रक्शन ना करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जैसे पता है कि आज 5 अगस्त हमारे लिए बहुत ही एक हृदय विदारक दिन रहा है। हम इसे कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि कई कई घरों के चिराग बुझ गए हैं। ये एक ऐसी आपदा आ रखी है जिसने हम लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि प्रकृति हमसे अगर नाराज है तो क्यों है, क्या हम ऐसा गलत कर रहे हैं प्रकृति के साथ में कि आए दिन हम कोई ना कोई बड़ी आपदा का हम लोग शिकार हो जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, पूरे मंत्रालय से मेरी रिक्वेस्ट है, उत्तराखंड सरकार से, कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बहुत सही समय आ गया है कि हम लोग डेवलपमेंट को समझे कि डेवलपमेंट होना है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी प्राकृतिक आपदा। क्योंकि जब जब ये प्राकृतिक आपदा आएगी, तबाही मचाएगी। आज की तबाही आप देख चुके हैं, पता नहीं कितने घर उजड़ चुके हैं, कितने गांव हर साल हमारे उजड़ते हैं। जब भी यहाँ पर बारिशें शुरू होती है तो हम लोगों को डर लग जाता है, हम बहुत सहम जाते हैं, हम पहाड़ों की तरफ कम ही रुख करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास में रोजगार का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, रोजगार की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, वो क्या करेंगे आप बताइए। हमारा उत्तराखंड टूरिज्म के लिए फेमस है, आपको पता ही है। तो हम चाहते हैं कि लोग आए, देवभूमि में आए, अच्छे से रहें, पर आपदा के आगे देखिए हर कोई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ममता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जरा हादसे से जुड़ी 10 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, किस तरह से वहां पर हादसा हुआ। उन हादसों को हम 10 तस्वीरों के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, पहाड़ों से आता मलबा दिखाई दे रहा है। घरों में जब मलबा घुसा उस वक्त क्या हालात थे, मलबे में लोग दबे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग घरों में, होटल्स में थे। पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया, मलबे के नीचे दब गया। 30 से 40 फीट वहां पर मलबा होने की खबर आ रही है। मलबा लगातार नीचे की तरफ बढ़ रहा है, सड़कों पर मलबा है, तमाम जो आसपास के इलाके हैं वो बंद हो चुके हैं। मलबे से एक शख्स खुद को बचाता भागता हुआ तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरी तस्वीर है वो ये बता रही है कि पूरा गांव जमींदोज हो चुका है, कीचड़ और पानी के नीचे। जिस वक्त यह हादसा हुआ दोपहर के 1:45 ये वक्त हो रहा था। 34 सेकंड के भीतर पूरे के पूरे धराली गांव को मलबा अपनी जद में ले लेता है, पानी अपनी जद में ले लेता है, और मलबे के नीचे पूरा का पूरा गांव दबा हुआ। 10 तस्वीरें हृदय विदारक, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी कर रहा है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीएम धामी अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर देहरादून पहुंच चुके हैं। अमित शाह ने तमाम विधायकों और सांसदों से मुलाकात की है। उन्होंने ये भरोसा दिया है कि सरकार हर संभव मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की है। धामी ने भी कहा है कि हम तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल इस बात की है, पूरे इलाके में लगातार बारिश हो रही है, रात को तापमान गिर जाता है। एनडीआरएफ का कहना है कि वहां पर चिनूक और
Mi-17 Mi-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत खराब है। ऐसे में हेलीकॉप्टर्स को वहां पर लैंड कराना बहुत मुश्किल हो सकता है, टेढ़ी खीर हो सकता है। ऐसे में मुश्किल इस बात की है कि आने वाले एक हफ्ते रेस्क्यू ऑपरेशन करने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अभी भी ये बताया गया है कि बारिश कुछ और दिनों तक जारी रह सकती है। चर्चा पर लौटते हैं, मेरे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं। कमल दुर्वे मेरे साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हैं एसडीआरएफ भोपाल के। इसके अलावा ममता नागर मेरे साथ है, त्रिलोक चंदी मेरे साथ है जो कि पर्यावरणविद हैं। कमल जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा था, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहां पर थोड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल होता है, लेकिन Mi-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए क्या एयरलिफ्ट वहां पर किया जा सकता है, क्योंकि कोई हार्ड सरफेस गांव में नहीं है जहां पर हेलीकॉप्टर को लैंड कराया जा सके? ऐसी परिस्थिति में पहला तो ये जानना होता है कि घटनास्थल कहाँ पे है। अब जब हम जो प्रैक्टिकली देखते हैं कि जब कहीं हमें एयरलिफ्ट कराना होता है तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ मौसम वैज्ञानिक विक्रम जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और मैं चाहता हूं सर आप बताएं कि आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहने वाला है, क्योंकि अभी जो हमारी ग्राउंड टीम बता रही है कि वहां पर अभी भी बारिश हो रही है, कुछ वक्त पहले से लगातार बारिश हो रही थी। ऐसे में जब तक बारिश होगी सर, विजिबिलिटी कम होगी, धुंध ज्यादा होगी, आने वाले वक्त में कैसी स्थिति आप मौसम की देख रहे हैं वहां पर सर? देखो, एक दो चीज मैं बताना चाहूंगा पहले कि मैं यहाँ पे हेड कर रहा था मौसम केंद्र देहरादून को। तो 1 अगस्त को मैंने यहाँ का जो चार्ज है वो छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे को ट्रांसफर में अभी मैं मुंबई जा रहा हूँ, वहाँ रीजनल हेड के रूप में मेरे को दिया गया है। ठीक है, बाकी मेरे को कहा गया कि एज ए एक्सपर्ट जो है ये कि क्या चीज है, कैसे हुआ है, तो उसमें यही कहना है कि जो उस एरिया में एग्जैक्टली है रेनफॉल ऑब्जर्वेशन वहाँ का नहीं है, लेकिन जो और जहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वहाँ इतना रेन दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा पानी आना नदी में, वो उसमें फिर 2 कारण हो सकते हैं कि कहीं आगे जाके क्लाउड बस्ट हुआ या फिर जो है जो ग्लेशियर वगैरह वो मेल्ट होके वो जो है फिर इस तरह की स्थिति बनी है। जी। तो वो इंस्पेक्शन का विषय है, इंस्पेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट रीजन उसका क्या था। लेकिन सर क्या अभी इलाके में हालात ऐसे हैं कि कुछ और दिनों तक हैवी रेनफॉल हो सकती है, और क्या क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन अभी भी उन अलग अलग इलाकों में, गंगोत्री के आसपास के इलाकों में बन रहे हैं सर? जी, मानसून का जो सिस्टम है इस समय बिल्कुल फुटिल के अलोंग है, तो बारिश लगातार ही 2-3 दिन से चल रही है प्रदेश में, और हैवी रेन वगैरह के लिए भी दिया हुआ है अलर्ट। जो अगर आप देखेंगे उसके मौसम विभाग के साइट पे तो वो सब चीजें हैं। तो बिल्कुल 1-2 दिन तो मैं कहूँगा, 1 दिन और भी जो बारिश है मिलनी चाहिए, अच्छी बारिश, उसके बाद शायद कमी आ जानी चाहिए। तो विक्रम सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि करीब 1 हफ्ते की दिक्कत अभी और रहेगी आपके हिसाब से? 1 सप्ताह तो नहीं है, कम होगी चीजें, ऐसा नहीं है, 2-3 दिन बाद शिफ्ट हो जाती चीजें। विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, वो बता रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक बारिश हो सकती है, और बारिश होगी तो रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत होगी। वो ये भी कह रहे हैं कि क्लाउड बस्ट सिचुएशन उन मुख्तलिफ इलाकों में बन रहे हैं जो हिमालयन रेंज में हैं, चाहे गंगोत्री की बात करें, यमुनोत्री की बात करें, हर्षिल की बात करें, या धराली गाँव की हम बात करें, या सुखी टॉप की बात करें। इन तमाम इलाकों में बहुत डेंस क्लाउड इकट्ठे हो रहे हैं, और बहुत मुमकिन है कि क्लाउड बस्ट के 1 राउंड और भी वहां पर हो, यानी सिचुएशन अभी बहुत खतरनाक है। यानी जब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा हो, बहुत मुमकिन है कि उस वक्त भी वहां पर क्लाउड बस्ट हो सकते हैं। मैं गेस्ट के पास दोबारा लौटता हूं, कमल दुर्वे जी हमारे साथ। सर, मैं आपसे पूछ रहा था कि व्हेन देयर इज नो हार्ड सरफेस टू लैंड या हेलीकॉप्टर, ऐसे में वहां पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें करते हैं? जरा ब्रीफ करिए हमारे दर्शकों को। कमल सर, जहाँ एयर ऑपरेशन नहीं किया जा सकते, वहाँ पे हमारी जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम होती है जी, उन्हें घटनास्थल क्षेत्र पे पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। और जैसे घटनास्थल जो पता है हमें, वहां पे हमारी टीमें स्टेज ऑपरेशन बनाते हैं, और फिर उस ऑपरेशन सेंटर से जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं कि कहाँ पे कुछ लोग गुमे हुए हैं, जैसे कहीं बह गए हैं, कहीं कोई दिख रहा है, तो वहां पहुंचकर हम तत्काल लोगों को निकालते हैं। इस परिस्थिति में यही है कि पहले तो लोगों को आइडेंटिफाई करना कि वो कहाँ पर फंसे हुए हैं, और जो अभी लापता है तो उनके संबंध में ये है कि वो पानी में बह गए हैं या दब गए हैं। ये इसके लिए डॉग स्क्वाड हो गए या ऐसे एक्सपर्टीज वाले इक्विपमेंट या डिवाइस जो उनके डिटेक्ट कर सकें, जैसे लाइव डिटेक्टर होते हैं एनडीआरएफ के पास, एसडीआरएफ के पास, उसके माध्यम से जो लाइव विक्टिम्स हैं उन तक मतलब उनको आइडेंटिफाई करके उन तक पहुंचने की चुनौतीपूर्ण होता है हमारे लिए। जी,
ठीक है। त्रिलोक चंद जी हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं। सर, जैसा कि एसडीआरएफ के जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है भोपाल के, वो भी ये बता रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल होती है। ममता जी भी बता रही है कि भाई वहाँ जो सिचुएशन है, डेवलपमेंट के नाम पर लगातार जो हम वहाँ पहाड़ों में सुरंगें बना रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो जो मिट्टी वहाँ की है, जो चट्टानें हैं, उनकी जो ग्रिप है वो वीक हो रही है और इसकी वजह से ही ये लैंडस्लाइड, भूस्खलन और तमाम ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सर, क्लाउड बस्ट की वजह सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। क्लाउड बस्ट तो कहीं भी हो सकता है सर, वो मैदानी इलाकों में भी हो सकता है, वो पहाड़ों पर भी हो सकता है। लेकिन पिछले 25-30 सालों का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो क्लाउड बस्ट हुआ है वो पहाड़ों पर हमेशा ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि जो पहाड़ हैं वो क्लाउड्स को रोक लेते हैं। ये वजह भी हो सकती है सर? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम जलवायु में परिवर्तन आ रहा है उसका सीधा सा प्रभाव हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में दिख रहा है। ये खासा उदाहरण है इसका, क्योंकि जो बादल है वो बादल जो है कि फंस रहे हैं यहाँ, फंसने के कारण जो है कि ऐसी घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। राइट सर। दुख व्यक्त करता हूँ उन परिवारों के लिए। आपने देखा कैसा दलदल वहां पर आ रहा, कैसे बिल्कुल कीचड़ वहां पर आ रहा है ना। तो ये चीजें पहले तक रोकी जा सकती थी। हमारे पास डॉक्टर रडार है, उसका प्रयोग कर सकते थे, उन स्थानों पर लगाया जा सकता था जहां पर ये और ये मैं रोकना चाहूंगा सर आपको, ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कंट्रोल सेंटर में। मुख्यमंत्री धामी तमाम लोगों से, अपने स्टाफ के लोगों से और तमाम जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं उनसे पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, और वहां पर ये साफ देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री तमाम जो उनके अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, तमाम जो टीम है उनसे ब्रीफिंग ले रहे हैं, इस पूरे मामले की सिचुएशन को समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, प्लीज कंटिन्यू सर। त्रिलोक सर, कह रहा था कि यहाँ पर जो है कि जो जलवायु का परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो पहाड़ों में दिखाई दे रहा है। ये बादलें जो फंस रही हैं आपस में, उस तरीके से बारिश हो रही हैं, अंधाधुंध जो कि पेड़ पौधों का कटाव, ये तमाम चीजें हैं। बात ये आती है कि समय रहते हुए जब पर्वतीय अंचलों की स्थितियां है तो ऐसे स्थानों को चिन्हित क्यों नहीं किया जाता? क्या हम आपदा को आने को देखेंगे? जब आपदा आएंगे तब हम काम करेंगे। आपदा से पहले से तो ये काम किया जा सकता था, क्योंकि ये पर्वतीय अंचल है, पर्वतीय राज्य है, और पर्वतीय राज्यों में जो है कि सर मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ विनोद कुमार जी हैं, आपदा सचिव हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है विनोद सर। अभी अगर आप मुझे थोड़ी सी जानकारी वहां पर दे पाएं कि जिस इलाके में क्लाउड बस्ट हुआ है वहां पर किस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, सरकार किस तरह से वहां पर लोगों को राहत और बचाव कार्य पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सर विनोद सर। मौके पर सेना के जवान, स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ के लोग हैं। जी सर। और काफी ज्यादा मलबा आया है। आपने वीडियो देखा कितनी भयावह स्थिति थी। ऐसी हालत में उनके द्वारा लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। हमारी पहली प्राथमिकता है जो भी लोग घायल हैं, जो भी लोग बचाए जा सकते हैं, उनको बचाना। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उनके द्वारा लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और लगभग 150 से ज्यादा लोग मौके पर काम कर रहे हैं। लगभग 300 से ज्यादा लोग मौके पर जाने के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन रास्ते में कहीं रास्ता बंद होने की वजह से दिक्कत हो रही है उनको। वो रास्ता खोए हैं, फिर रास्ता बंद हो जा रहा, उससे रहा गया। हमारा रेस्क्यू का काम लगातार रात भर चलेगा। वहाँ व्यवस्था कर दी गई है। जो लोग बचाए गए हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में की गई है और बाकी लगातार चीजें की जा रही हैं। मौके पर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, टेलीफोन वगैरह से डिस्चार्ज हो गए हैं और बाकी चीजों पर काम नहीं कर रहे थे, थोड़ा संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे, लेकिन मौके पर टीमें लगातार काम कर रही हैं। विनोद साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त क्लाउड बस्ट हुआ धराली गांव में कितने लोग मौजूद रहे होंगे, इसे लेकर कोई जानकारी सर? ऐसी कोई संख्या नहीं ज्ञात हो पाई है। वहाँ पे कुछ कार्यक्रम वगैरह था तो लोग अपना थे, लेकिन काफी लोग भागे हैं बचा के। अब कितने लोग भागे हैं, किधर भागे हैं, कितने लोग गायब हैं, वो आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं आ पाया है। अभी तक जो सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है, बाकी अभी ऐसी कोई सूचना भी नहीं है। लेकिन जो लोग भी गायब हैं, जो मलबे में दबे हो सकते हैं, जो कहीं और इधर उधर होंगे, सबको खोजबीन करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। और खोजबीन के लिए हम लोगों ने आधुनिकतम उपकरणों का भी प्रयोग करने के लिए उपकरण रवाना कर दिए हैं। जो ही टीमें पहुंचेंगी उसके माध्यम से भी काम शुरू किया जाएगा। टाग स्क्वाड की मदद भी ली जाएगी। किस तरह से काम करते हैं हम लोग। विनोद सर, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं महज 22-24 सेकेंड में पूरा सैलाब नीचे आता है और
मतलब कम से कम 400-500 घर तो वहाँ पर यूनिट्स दिख रही हैं जो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हुई हैं, जो बादल फटने के वजह से चपेट में आई हैं। मैं जानना चाह रहा था सर, रेस्क्यू तो चल रहा है लेकिन कैजुअलिटीज़ को लेकर कोई इंटैक्ट डेटा मिल पाया है सरकार को अभी तक कि कितने लोग कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, कितने लोग मारे गए इस हादसे में? 400-500 मकान वहाँ है ही नहीं है। कुल मकान ही 100 के आसपास, 100 से कम मकान है। कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं जिसमें से कुछ आवासीय मकान थे, कुछ होटल थे, जिनकी संख्या लगभग 25 के आसपास हो सकती है। इससे अधिक मकान नहीं है। जो वीडियो में देखेंगे आप उसमें भी गिन के पाएंगे आप 10-12 मकान गिन पा रहे हैं, उससे अधिक नहीं है। हमने वीडियो में भी गिना है उन चीजों को, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लगा लीजिए तो मुश्किल से 25 के आसपास मकान क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति जब हम गणना करेंगे या जांच करेंगे तो उसके बाद संज्ञान में आएगी। फिलहाल जो हमारी प्राथमिकता है, जो लोग फंसे हैं या जो कहीं दबे हैं उनको निकालना, उसके लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं। सर, बारिश लगातार वहां पर हो रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, वैज्ञानिकों से, वो कह रहे हैं 2-3 दिन तक लगातार वहां बारिश होने वाली है और कई इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन बन रही है। सर, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है शाम को 6 बजे के बाद इस इलाके में। तो जो सरकार MI-17 हेलीकॉप्टर्स और चिनूक के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान कर रही है, उसे लेकर क्या क्या दिक्कतें हैं सर, उस पर किस तरह से काम कर रही है सरकार? देखिए ना, वो हम उस पर भी काम कर रहे हैं, मैनुअल तरीके से भी भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 300 हमारे रेस्क्यू के अधिकारी कर्मचारी, NDRF, SDRF के लोग, ITBP के लोग और लोकल पुलिस के लोग रवाना हो गए हैं। वो रास्ते में घटनास्थल से थोड़ी दूर पहले ही हैं, लेकिन वहाँ पर रास्ता ब्लॉक होने के कारण पहुँचने में दिक्कत हो रही है। रास्ता खोलने की कार्रवाई की जा रही है। रास्ता खोलने के बाद फिर मलबा आ जा रहा है, रास्ता बंद हो रहा है, उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन खोलने की कार्रवाई की जा रही है। ये रास्ता खुलेगा कि मैं वहाँ पहुँचेंगी और अधिक क्षमता के साथ हम काम करते हैं। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 10 से 12 घर वहां पर हैं, लेकिन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि जिस इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ है सर, हमने कहा 25 घर हो सकते हैं, लगभग 10-12 घर हम गिन पा रहे हैं जो टूटे हैं। सर, तस्वीरों में तो कम से कम 50 छोटे बड़े इमारतें तो हम गिन पा रहे हैं, क्योंकि सर जो हमारे पास लॉन्ग व्यू तस्वीरें आई हैं, जो मैग्नीट्यूडल व्यूज हैं, उसमें तो दिखाई दे रहा है कि 30, 40, 50 घर बाईं तरफ, 10, 15, 20 घर एक तरफ, और लोग भाग रहे हैं और मलबे में दब जा रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल था सर, मैं बस आपका 30 सेकेंड और चाहता हूँ सर। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा था उस इलाके में कि भाई वहां पर सिचुएशन खराब हो सकती है, बारिश लगातार हो रही है, उसके बावजूद सर टूरिस्ट ट्रैवल वहां पर कर रहे थे, वो परमिशन कैसे दे दी सरकार ने? मैं ये समझना चाह रहा था सर। वहां पर जहाँ पे घटनास्थल हुई है वहां पे देखने का बरसात बहुत ज्यादा नहीं है। बरसात कहीं ऊपर के एरिया में हुआ है, और वहां से बरसात होने के कारण मलबा आया है। आप देखेंगे जहाँ पे घटना घटी है वहां पर बरसात बहुत ज्यादा नहीं है जी, ठीक है। तो मलबा कहीं ऐसे जगह से आया है जहाँ पे नो मैन्स लैंड है, और वहाँ पे हमारे सेंसर या हमारे AWS नहीं होते हैं, इससे वहाँ की जानकारी मिलना मुश्किल हो जाती है। उस जगह की घटना है, इसके कारण जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर कहीं ऐसी जगह बरसात होती है तो जानकारी हमको मिल जाती है, हम लोग अलर्ट रहते हैं। इस कारण से ये दिक्कत हुई है। ठीक है विनोद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो विनोद कुमार सुमन को आप सुन रहे थे, आपदा सचिव हैं उत्तराखंड सरकार के। ये बता रहे हैं कि वहां पर राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी टेंस जरूर है, क्योंकि बारिश वहां पर हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार सीएम खुद मॉनिटर इस पूरे मामले में कर रहे हैं। और एक बड़ी बात ये भी है, उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन तस्वीर अलग कहानी बयां कर रही है। तस्वीरें पीसीआर एक बार दिखाइए, रेस्क्यू किस तरह से वहां पर बादल फटा है, और ताकि अंदाजा लग पाए, फुल स्क्रीन दिखाइए पीसीआर, ताकि हम बता सके कि वहां पर 10-20 घर तो नहीं है। अब शुरू से आप देखेंगे जब क्लाउड बर्स्ट वहां पर होता है, वो सैलाब पूरा नीचे की तरफ आता है, तो उन तस्वीरों में आप देखेंगे कि वहां पर कम से कम, ये देखिए यहां पर क्या 10-20 घर आपको दिखाई दे रहे हैं। 3-3, 4-4 फ्लोर के होटल्स हैं, होम स्टेज हैं। और देखिए जब ये सैलाब आता है, लोग वहां पर भागते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कार लेकर भागे हैं, कुछ पैदल भागे हैं, लेकिन सैलाब क्लाउड बर्स्ट इतना हैवी था, इट वाज सो हैवी सो दैट नोबडी हैज अ टाइम टू एस्केप, और लोग भाग नहीं पाए। हो गई है अभी 4 मिसिंग की रिपोर्ट हमारे पास है। बाकी पहले लोगों को बचाया जाए, जो फंसे लोग हैं निकाला जाए, क्योंकि जब पानी नहीं होता है, इसके साथ जब बादल फटते हैं तो मूसलाधार एक जगह पर गिरता है, वो पत्थर, रेता, बजरी, कंकड़, पेड़ सब उड़ा के ले जाता है। हमने कई बार देखा है दूर से। लेकिन ये त्रासदी आने से बहुत बड़ा नुकसान तो हो ही गया है। अभी रात भी होने वाली है, और रात की व्यवस्था भी हमारे लोग वहाँ कर रहे हैं। हमारा जिला प्रशासन, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, आपदा प्रबंधन विभाग, कि हम अधिकतम लोगों को रात में भी काम करके बचा सकें।
अभी एक चिंता का विषय और है कि हमारी एक झील, हमारी एक थराली और गंगोत्री के बीच में बन गई है, जिसके बारे में माइक लगा लगा कर सब जगह नीचे जहाँ जहाँ को हमारी गंगा आती हैं वहाँ वहाँ तक मुनादी करा दी गई है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है, बिल्कुल जिनके घर चिपके हुए हैं, बहुत करीब हैं किनारे के, तो ताकि अगर रात में पानी बढ़ता है, अभी तो पेड़ भी आने लगे हैं उसमें अभी की सूचना के आधार पर, तो कम से कम अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। ये एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से पूरी लगातार ऐसी घोषणाएं माइक से करके लोगों को जागृत कर दिया है और कुछ स्वयंसेवक और कुछ स्थानीय लोग भी इस बात को आगे फैला रहे हैं। अभी केंद्र सरकार ने पूरी मदद हमको की है और करती है हमेशा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी लगातार अपनी नज़रें बनाए हुए हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो रही है। स्टैंड बाय पर 2 हेलीकॉप्टर हमारे सरसावा में हैं और 2 चिनुक हमारे इस समय चंडीगढ़ में हैं। बस मौसम का इंतज़ार किया जा रहा है कि रात्रि में इस समय उड़ पाना मुश्किल है, मौसम ख़राब होने से उड़ नहीं पाई। कल जैसे ही मौसम सुधरता है तुरंत हमारे ये 4 के 4 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए वहाँ पहुँचने वाले हैं। तुरंत 1 सेकंड भी देर नहीं लगाया है केंद्र सरकार ने, जो जो चीज़ें चाहिए हैं वो हमको उपलब्ध करा दिया गया है। इस तरह से कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आज आप अजय भट्ट को सुन रहे थे, बीजेपी सांसद हैं, लेकिन क्या कुछ प्रतिक्रियाएं राजनीतिक आई इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, आइए आपको वो सुनवा देते हैं। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि रोड ब्लॉक हुआ है जगह, जैसे आप लोग जानते हैं पहाड़ों में, और अभी कह रहे हैं कि 24 आवर्स फिर रेन है, तो इसलिए भी मुश्किल है। मगर वो लोग अपने आप, सभी लोग जिसका ड्यूटी है वो लोग कर रहे हैं और प्रशासन भी कर रहे हैं, शासन भी कर रहे हैं, यहाँ से भी हेल्प जा रहे हैं। केंद्र से सहायता जरूर, केंद्र से भी सहायता जा रहे हैं और ज़रूर करेंगे। पहला भी हुआ था, हमेशा होता है केंद्र से, तो केंद्र से भी ज़रूर ही जाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से, और सभी लोग मिलकर हम आगे करेंगे। जितना हम तो बहुत दुख की घटना है और जितना हम लोग कर सकते हैं उन लोगों के लिए भी वो करेंगे। स्थानीय प्रशासन से आपकी बातचीत हुई है? देखिए डीएम साहब बहुत के जहाँ बात अभी एक बार हुआ था, मगर क्योंकि लाइन कट गए हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ वो नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद नहीं हो रहे, मगर वो लोग सब अपनी तरह से अपना कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। तस्वीरें आ रही हैं और बिल्कुल दहला देने वाली हैं। बड़ी हानि की आशंका है, लेकिन ये और बड़ी हो सकती थी। लेकिन आज जो ये धराली गांव है, हमारा आखिरी गांव है, सीमांत गांव है। इससे कुछ दूरी पर एक मेला था, आज स्थानीय मेला था और बड़ी संख्या में लोग वहां गए हुए थे। उसकी वजह से कुछ लोग अपनी जान बचा पाए। अभी मौत का आंकड़ा क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि लोग गाँव से आए हुए होते हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं, और बताने वाले जिस तरह से होटल्स वहाँ पर ढहे हैं, तो बताने वाले भी हैं कि नहीं हैं, एक बड़ा भारी विषय है। इसमें थोड़ा समय लगेगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वहाँ एक थराली बाजार है, वहाँ पर जिस तरह के दुर्घटना हुई है आप सबकी जानकारी में है, और बहुत ही जिस तरह के विजुअल भी सामने आ रहे हैं वो बहुत ही भयावह करने वाले विजुअल है। और हमारी राज्य सरकार पूरी तरीके से परिस्थिति पे वहाँ नज़र रखे है, वहाँ प्रशासन पहुँच गया है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी वहाँ मूव कर दी गई है। ये जो घटना हुई है तकरीबन 2 बजे हर्षिल गांव में, इसके बाद तुरंत जब सूचना मिली तो एनडीआरएफ की 3 टीमों को मनेरा, बटकोट और बरकोट और देहरादून से रवाना किया गया है, और वो रास्ते में हैं, जल्दी पहुंचने वाली हैं, और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं
और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने के लोगों की संभावना होगी, तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है और सारी सामग्री के साथ वे रवाना किए गए हैं। पूरी सूचना अभी जानकारी मुहैया नहीं हुई है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज़्यादा लोगों ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और अभी इंफॉर्मेशन अवेटेड है। वायनाड है या चमोली का जो इंसिडेंट हुआ था 2021 में, एकदम एक तरह से एक रिप्ले लिख रहा है ये इंसिडेंट। तो ये बड़े स्तर पर ये एक राहत बचाव का कार्य अभी यहाँ पर होना है। यहाँ पर बाकी बचे हुए मकान था उनसे लोगों को निकाल दिया गया है, सेफ प्लेसेस पर उनको ले जाया गया है। और देखिए अभी तो वहाँ पर लगातार हमारी टीमें हैं और भी चीज़ों पर सर्च कर रही हैं, तो अभी ये संख्या बताना संभव नहीं है। देखिए लगातार बाकी टीमों का भी मूवमेंट है और रास्ते में नेताला पे भी लैंडस्लाइड आया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ टीमें रुकी हुई है जो कि आगे जैसे ही रास्ता खुलेगा आगे की तरफ निकलेंगी। तो आप उत्तराखंड के सांसदों को सुन रहे थे, एनडीआरएफ की टीम भी थी, एसपी साहब भी बता रहे हैं कि वहां पर सिचुएशन किस तरह की। लेकिन धराली ये इलाका कहां पर है ये आपके लिए ज्योग्राफिकली समझना बहुत ज़रूरी है, तभी ये घटना कितनी गंभीर है और किस तरह से वहां पर नुकसान हुआ है ये आप समझ पाएंगे। देखिए धराली कहां पर, सबसे पहले आपको बताते हैं। उत्तरकाशी जिले में एक छोटा सा गाँव है जो हर्षिल के पास पड़ता है, इसे धराली कहते हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से दूरी करीब करीब 80-79 किलोमीटर के आसपास है, यानी रेस्क्यू पहुंचने में वक्त लग सकता है। हर्षिल से धराली की दूरी 7 किलोमीटर की है। हर्षिल में भी बादल फटा है जहां पर हम खबरें दिखा रहे हैं। दिल्ली से दूरी की बात करें 482 किलोमीटर है। देहरादून से करीब करीब 250-300 किलोमीटर की दूरी है। 12 घंटे का रास्ता है देहरादून से। समुद्र तल से ऊंचाई करीब 9000 फीट से ज़्यादा है। वहां पर तापमान रात में माइनस चला जाता है। गंगोत्री यात्रा यानी चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है। जो भी यात्री चारधाम यात्रा के लिए जाते हैं धराली में ज़रूर रुकते हैं। उत्तरकाशी से धराली पहुंचने में 3 घंटे का वक्त लगता है। काफ़ी गंभीर चढ़ाई है और वहां पर बहुत खतरनाक रास्ता। खीरगंगा नदी के किनारे बसा है धरातल। गंगा की सब्स्टिट्यूटरी नदी है खीरगंगा। सेब के बागान और शांत वातावरण के लिए बहुत मशहूर है। हर्षिल का इलाका, वहाँ पर पोल्यूशन ज़ीरो रहता है। 12 महीने वहाँ पर ठंड रहती है। नवंबर से बर्फ़ गिरनी शुरू होती है जो फरवरी के आखिर तक चलती है। जो कुल परिवार वहाँ पर हैं करीब 137 परिवार वहाँ पर हैं, मतलब आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो टूरिस्ट हैं उसकी वजह से ये इलाका थोड़ा खतरनाक हो गया। धराली कहाँ है उसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन हमने आपको समझा दी। बादल फटना क्या है फटाफट बताते हैं। जब आसमान में बादल एक जगह पर जमा हो जाते हैं, बहुत सारा क्लाउड एक जगह इकट्ठा हो जाता है और अचानक वो पानी छोड़ता है, जैसे एक साथ किसी ने हज़ारों गैलन पानी उड़ेल दिया हो। इस घटना को बादल फटना कहते हैं। अमूमन ऊंचाई वाले इलाकों में, पहाड़ों में जो क्लाउड्स हैं जिनमें बहुत सारा मॉइस्चर, बहुत सारा पानी होता है, वो पहाड़ों में फंस जाते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं। एक के बाद एक लगातार एक के पीछे एक बादल इकट्ठा होते हैं और जब वो गर्म होते हैं धीरे धीरे उसके बाद वो पानी फ्री करते हैं और इसी पानी फ्री होने की वजह से ये पूरा घटनाक्रम होता है। बादल फटना एक नेचुरल फिनोमेना है, एक नेचुरल डिजास्टरस फिनोमेना है जो ज़्यादातर मौक़ों पर पहाड़ी इलाकों में होते हैं क्योंकि वहाँ पर बादलों को मूवमेंट करने की जगह नहीं मिलती। चलिए गेस्ट पर वापस आते हैं। हमारे तमाम एक्सपर्ट पीसीआर में हमारे जो प्रोड्यूसर देव बता रहे हैं, हमारे गेस्ट अभी भी मौजूद, उनके पास हम चलते हैं। कमल दुर्वे जी हमारे साथ हैं, त्रिलोक चंद जी हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद है, इसके अलावा ममता नागर जी मेरे साथ हैं। ममता जी के पास मैं जा रहा हूँ। ममता जी, हमने ये तो बता दिया दर्शकों को कि भाई क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, बादल कैसे फटता है, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में हम सूचना दे रहे हैं। तमाम जो अभी के अपडेट हैं वो हम, ममता जी आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए ममता जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं कमल दुर्वे के पास दोबारा जा रहा हूं। कमल जी, हम तमाम सिचुएशन को, और ये देखिए सीएम धामी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। पूरे अधिकारियों का अमला वहां पर मौजूद है, तमाम लोग वहां पर हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के तमाम हेड्स वहां पर हैं, सचिव वहां पर हैं, मुख्य सचिव वहां पर है। मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है। अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचे और तस्वीरें हम आपको लाइव और एक्सक्लूसिवली प्राइम न्यूज पर दिखा रहे हैं। जरा सुनिए क्या बातचीत हो रही है वहां। रास्ते वगैरह जाने के लिए वहाँ वो नेताला के पास कहीं शायद वो पहुँच गया, डीएमएसपी आगे नहीं जा पा रहा। पूरा स्लाइड हो गया अभी, और डीएम साहब भी उस समय निकल गए थे, एसपी साहब को सारा जो है पूरा स्लाइड हो गया। नेताला पे जगह जगह सड़क जो है सुबह से बारिश है।
रोड बंद है। सबके रहने की खाने पीने की व्यवस्था जो है करवा दी जाए। यहाँ से हमारे नोडल अधिकारी वगैरह एक आध यहाँ से भी तैनात हो जाए। आप कल सवेरे सवेरे निकल जाइए और जो लोग वहाँ पर उत्तरकाशी में जिन लोगों की सेवा की है हमारे ऐसी हैं तो आप भी आरोग्य सरकार है, विभाग है, पेयजल है। और पावर बहुत जरूरी है नेटवर्क वाला डॉक्टर और जो है थोड़ा एक तो ये और दूसरा जो डेड बॉडी वगैरह पोस्टमार्टम वगैरह उनका। तो ये तस्वीरें देहरादून से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी तमाम अधिकारियों को ब्रीफ कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर वो पूछ रहे हैं, ये जो हम जो वीडियो में सुन रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि वहां पर हमारे कुछ नोडल अधिकारी होंगे, उनसे इंफॉर्मेशन लीजिए। एक पूरी टीम को वो कह रहे हैं कि आप सुबह सुबह इलाके के लिए निकल जाइए जहां पर एक घटना घटी है। वो सिचुएशन पूछ रहे हैं, वो जोग्राफिकल वहां पर जो दिक्कतें मुश्किलें हैं। सीएम धामी अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर देहरादून पहुंचे हैं और ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीएम ऑफिस की, जहां पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी, एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की टीमें वहां पर हैं। वहां पर तमाम जो अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं जो पूरे सिचुएशन के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। वो पूरी सिचुएशन को समझ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सीएम धामी उन तमाम लोगों से बात कर रहे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और वो बहुत बारीकी से हर चीज़ को समझ रहे हैं। तमाम अधिकारियों को सुन रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनसे मशवरा दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई कैसे वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन और बेहतर हो सकता है, कैसे वहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सकता है, खाद्य पदार्थ वहाँ पर कैसे पहुँचाए जाएँ, दवाइयाँ वहाँ पर कैसे पहुँचें। वो बोल रहे हैं कि क्या नोडल अधिकारियों के जरिए वहाँ पर संपर्क हो सकता है क्या। वो पूछ रहे हैं कि कुछ नोडल अधिकारी वहां पर डिप्लॉय किए गए, वहां पर अपॉइंटेड हैं, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए। और वहां पर सचिव बैठे हैं, मुख्य सचिव वहां पर बैठे हुए हैं, तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी बैठे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो नुमाइंदे हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं। सिचुएशन को समझने की कोशिश सीएम धामी कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कंट्रोल सेंटर है, वॉर रूम है, जहां से इस पूरे सिचुएशन को वो डील और हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे और बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री धामी कितने चिंतित हैं, कितने दुखी हैं इस घटना के बाद। उनके चेहरे के हाव भाव, उनका चेहरा विस्मित दिखाई दे रहा है, वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे पर तनाव दिखाई दे रहा है और वहां से कंट्रोल सेंटर से बैठकर वो तमाम सिचुएशन को ब्रीफ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी माफ कीजिएगा वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, कितनी जल्दी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो, कैसे जो लोग जख्मी हैं जिन्हें बचाया जा सकता है उन्हें बचाया जाए। ये देखिए तमाम आला अधिकारी, उनके पीए, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और ये एक डीप ब्रीफिंग चल रही है। इस डीप ब्रीफ के अंदर मुख्यमंत्री लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। फिर से सुनिए क्या बातचीत चल रही है वहां। अभी तो एक तो सबसे पहले जो वार्ड सेक्टर के ऊपर बड़े बात नहीं हो पा रही, नहीं वो तुरंत करवा रहे हैं ना, इसको जल्दी से इससे बात करके आरटी वाला बात शुरू हो जाए तो फिर कम से कम उनकी जो दिक्कत है तो पता लग जाती है। आप सुन रहे और देख रहे थे वो किस तरह से डीब्रीफ कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। ये तस्वीरें घटनास्थल की हैं धराली गांव की, जहां पर दोपहर 1:45 पर यह हादसा हुआ। रजनीश दीक्षित मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। रजनीश, फिलहाल सबसे पहले सवाल मेरा यह होगा, अपडेट क्या है इस खबर पर? जी अमित, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो बड़ी त्रासदी हुई है इसको लेकर सारा प्रशासनिक अमला, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं उत्तराखंड के राज्य परिचालन केंद्र जो आपदा केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री खुद इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले मुख्यमंत्री का दौरा चूंकि आज आंध्र प्रदेश में थे, जैसे ही पता चला बड़ी त्रासदी हुई है तो मुख्यमंत्री अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके सीधे उत्तराखंड पहुंचे हैं। चूंकि वो मौके पर जाना चाह रहे थे अमित, मैं आपको बताऊं, लेकिन उत्तरकाशी का जो हेली सर्विसेज है वो भी बाधित है। वजह यह है कि मौसम बहुत खराब है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री का भी चौपर वहां नहीं जा पाया। तो मुख्यमंत्री
जौलीग्रांट से सीधे देहरादून पहुंचे हैं और देहरादून में आपदा परिचालन केंद्र में हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। आपको बताएं जो पूरा नेचुरल क्लाइमेटी है, जो तबाही बन के आसमान से जो आज मलबा बरसा है, जो क्लाउड बस्ट हुआ है, उसमें जो हताहतों की संख्या है उस पर अभी मंथन हो रहा था इस मीटिंग में। तो मीटिंग में यही है कि अभी चूंकि जहां पे मलबा है वहां पर कोई नहीं पहुंच पा रहा है। मलबा के इस पार जो प्रशासनिक अमला, जो रेस्क्यू टीम्स मौके भेजी गई हैं, चूंकि गंगोत्री हाईवे भी बाधित हुआ है, मलबा आ गया है जिसकी वजह से कनेक्टिविटी डिप्राइव्ड हो गई है। सेना से मदद मांगी गई है। MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर रेडी हो चुके हैं, लेकिन मौसम जैसे ही सुटेबल होगा तभी वो उड़ान भर पाएंगे रेस्क्यू को लेकर। तो रजनीश, कितनी टीमें डिप्लॉय की गई हैं NDRF SDRF की मौके पर इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए? कितनी टीमें डिप्लॉय हुई हैं? जी अमित, मैं आपको बताऊं कि जो NDRF की 3 टीमें, SDRF की 7 टीमें, इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और असम राइफल, क्योंकि इस हादसे में जो सबसे बड़ी संजीवनी बनी है वो मैं बताऊं आपको, सेना का कैंप बना है जिस पर भी क्लाउड बस्ट हुआ है, वहां पर भी क्षति पहुंची है सेना के बेस कैंप पर, चूंकि वो हरसिल में था। और जैसे ही ये घटना घटी है, क्लाउड बस्ट की घटना हुई है, मलबे ने सब कुछ बहा ले गया है, तबाही का जो मलबा था। रजनीश, तो बहुत गंभीर घटना है, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाकर रखिए। फिलहाल इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम दर्शकों को जो अभी भी हमारे साथ जुड़े, उनको फटाफट मैं अपडेट दे दूं। 20 NDRF की टीमें, 7 SDRF की टीमें वहां डिप्लॉय की गई हैं। हाई लेवल मीटिंग चल रही है देहरादून में आपदा प्रबंधन केंद्र में। CM खुद डिब्रीफ कर रहे हैं, वहां पर उनकी अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। चिनूक, माफ कीजिएगा, वहां पर चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किए गए हैं, लेकिन हार्ड सर्विस नहीं होने की वजह से वो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चला पा रहे हैं। बारिश हो रही है, तापमान लगातार गिरता जा रहा है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है आने वाले 3 दिनों में बारिश अभी और हो सकती है, यानी वहां पर मलबा कीचड़ और बढ़ सकता है। साथ ही साथ क्लाउड बस्ट सिचुएशन भी उस इलाके में लगातार बढ़ रही है। इस बड़ी खबर को प्राइम न्यूज लगातार ट्रैक कर रहा है, चप्पे चप्पे और तमाम इलाके की खबर अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल रुके छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। इस बड़ी त्रासदी पर हमारी लगातार बड़ी कवरेज जारी है।